तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि दो पॉइंट हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं a0 और b के कोऑर्डिनेट हैं -a0, जिन पे दो चार्ज रखे हुए हैं +q a पे और +q b पे। इसके बाद एक थर्ड चार्ज है +q जो कि ओरिजिन पे रखा जाता है। तो उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स एट चार्ज q विच इज प्लेस्ड एट o। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि जो यहाँ पे चार्ज रखेंगे हम तीसरा q, उस पे जो फोर्स होगा वो 0 होगा। रीजन कि जो दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सेम डिस्टेंस है। सो दैट्स वाई जो फोर्स होगा F इज नेट दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो चार्ज है थर्ड चार्ज Q जो कि O पे रखा हुआ है, यदि उसको मैं x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दूं टुवर्ड्स O, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑस्किलेशन की वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि यहाँ पे इस चार्ज को यदि मैं डिस्प्लेस कर दूं तो क्या ये ऑस्किलेट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो उसके लिए देखिए कि जो यदि चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं इस साइड में तो उस केस में यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, जबकि नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा यहाँ पे, तो x जो a पे जो चार्ज है उसके कारण फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द b, और जो उसकी जो वैल्यू होगी एफ ए जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, यहाँ ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो सेपरेशन था पहले a था, x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स से, तो अब जो सेपरेशन बचा वो कितना बचा a माइनस एक्स। ऐसे ही जो b पे जो चार्ज है उसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी टुवर्ड्स a, और जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा एफ बी इज इक्वल टू इट इज वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ से क्लियर है कि जो एफ ए है वो एफ बी के बराबर नहीं है, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। तो जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, एफ ए की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि पार्टिकल को छोड़ते हैं रेस्ट में तो एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स बी जो कि ए के कारण जो फोर्स है उस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल यहाँ से ओरिजिन की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ओरिजिन की तरफ चलना स्टार्ट करेगा पार्टिकल पे एक फोर्स है तो पार्टिकल विल एक्सीलरेट, दैट मीन्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, और जो फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। सो दैट्स वाई पॉइंट O तक आते हुए पार्टिकल पे जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि O पे अगेन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा। लेकिन पार्टिकल यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि इस बार पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं है, तो पार्टिकल इसको क्रॉस करके आगे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल इसको क्रॉस करेगा तो जो नेट फोर्स लग रहा था उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो पार्टिकल डी एक्सीलरेट होगा और वेलोसिटी धीरे धीरे कम होके 0, और यहाँ पे कहीं आके पार्टिकल रेस्ट में आएगा। लेकिन तब तक पार्टिकल पे फिर एक नेट फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द ए, तो पार्टिकल वापस से ओरिजिन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, और ऐसे ही फिर यहाँ पे आके ओरिजिन पे फोर्स विल 0 बट वेलोसिटी 0 नहीं होगी, तो फिर से क्रॉस करके ए की तरफ मूव करेगा, और पार्टिकल ऐसे ही ओरिजिन के अराउंड, ओरिजिन के दोनों तरफ यहाँ पे ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑस्किलेशन की वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो नेट फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसको कंपेयर किया जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन होती है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वहाँ से फोर्स कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करके हम इजीली फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज, यहाँ इस पॉइंट पे कितना होगा। सो नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसके बराबर होगा। q स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा -q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/a
ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब यदि इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4 ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। सो दिस इज माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। ये कैसे लिखा? दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है x, वो a से काफ़ी कम है, सो दैट्स वाई जो नेट फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर टू द पावर 2। तो एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, सो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4x अपॉन 8 टू द पावर 3 होगा। सो दिस इज द नेट फोर्स जो कि चार्ज Q पे लग रहा होगा एट एनी टाइम। अब इसको यदि हम कंपेयर करें विद F इज इक्वल टू माइनस KX, कंपेयर विद F इज इक्वल टू माइनस KX, जहाँ पे जो K है वो फोर्स कांस्टेंट है, K इज फोर्स कांस्टेंट। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 अपॉन ए क्यूब, या फिर वी कैन राइट दिस Q स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब। ये आ गया फोर्स कांस्टेंट। अब जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको हम डिफाइन करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट एंड एम इज द मास ऑफ पार्टिकल। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ के, वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यदि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, सो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन एम पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब। So this is the frequency of oscillation. F is equal to 1 upon 2 pi square root of q square upon m pi epsilon naught a cube. इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या था कि जो चार्ज था वो पॉजिटिव था, प्लस क्यू था, जो ओ पे रखा गया वो ऑस्किलेट कर रहा था। लेकिन यदि चार्ज हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या वो भी सेम कंडीशन में ऑस्किलेट करता या फिर नहीं? तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इफ चार्ज इज नेगेटिव, तो देखिए यदि चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होता तो जो एफ बी की डायरेक्शन, जो बी के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये हो जाएगी, और ए के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये होगी। दैट मीन्स जो नेट फोर्स होगा हमारा वो किस डायरेक्शन में आएगा? टुवर्ड्स ए, इस डायरेक्शन में आएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो यदि पार्टिकल को हम यहाँ पे छोड़ते हैं तो क्या होगा कि पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स ए, इसी डायरेक्शन में जाएगा। और जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो नेट फोर्स डिक्रीज नहीं होगा, जबकि नेट फोर्स जो है और अपोजिट, दैट मीन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो इधर ही चलता चला जाएगा, वापस मूव नहीं करेगा। सो इन दैट केस पार्टिकल जो है वो ऑस्किलेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे
यहाँ से ये पॉइंट क्लियर है कि यदि दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चार्ज ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वो ही यहाँ पे ऑस्किलेट कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑस्किलेट नहीं करेगा। या फिर इसको हम जनरली बोल सकते हैं कि जो अपोजिट चार्ज होगा वो ऑस्किलेट नहीं करेगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जबकि जो सेम चार्ज है वो ऑस्किलेट करेगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल मासेस m आर सस्पेंडेड एट ए कॉमन पॉइंट बाय 2 थ्रेड्स ऑफ नेग्लिजिबल मास m एंड लेंथ l। तो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं जो कि एक कॉमन पॉइंट से जिनको सस्पेंड किया गया है इस तरीके से, और जो थ्रेड है उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, जबकि जो पॉइंट चार्जेज है उसका मास है m, मास m, और जो थ्रेड है उसकी जो लेंथ है वो L है। अब इसके बाद क्या है कि सो दैट एट इक्विलिब्रियम द इंक्लिनेशन एंगल अल्फा ऑफ ईच थ्रेड टू द वर्टिकल इज गिवन बाय q स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा tan अल्फा, एंड इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल सो दैट अल्फा इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर टू द पावर 1/3 के बराबर होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनिशियली 2 चार्ज पार्टिकल्स जो कि थ्रेड से बंधे हुए हैं वो एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज सेम है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के बाद उनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा जिसके कारण वो इक्विलिब्रियम में आ गए। अब इक्विलिब्रियम में आने के बाद यहाँ पे जो एंगल होगा वर्टिकल के साथ में, दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से ये जो एंगल बन रहा होगा थ्रेड का और वर्टिकल डायरेक्शन का अल्फा, उससे रिलेटेड हमने प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा tan अल्फा के बराबर वो होगा। तो ये इसको यदि हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा। ये जो थ्रेड है उसकी लेंथ गिवन है L और पार्टिकल का जो मास है वो है m। तो यहाँ पे ये जो थ्रेड जो एंगल बना रहा होगा विद वर्टिकल, दिस एंगल इज अल्फा। तब देखिए क्या है कि दोनों पार्टिकल्स जो है वो इक्विलिब्रियम पे हैं, सो दैट्स वाई जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। और इस पार्टिकल में फोर्स जो वर्क कर रहे होंगे वो कौन से होंगे, एक तो दोनों पे चार्ज है, सो दैट्स वाई अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड Fg इस तरफ लग रहा होगा, और साथ ही जो थ्रेड है उसमें टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ वर्क करेगी इस तरीके से। सिंस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स इज 0, तो यहाँ पे जो फोर्स है Fe और Fg वो बैलेंस्ड होंगे इस टेंशन के कंपोनेंट के द्वारा। दैट मीन्स टेंशन का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा और एक कंपोनेंट इधर, तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो आएगा T कोस अल्फा और इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा T साइन अल्फा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो T कोस अल्फा से बैलेंस होगा, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इस चार्ज के कारण लग रहा है वो T साइन अल्फा से यहाँ पे बैलेंस हो रहा होगा। तो T साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, Fe, और T कोस अल्फा इज इक्वल टू Fg के बराबर होगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो mg के बराबर होगा, और जो Fe है वो होगा आपका चार्ज इज q here and charge is q here and let the separation is r and r, यहाँ से मिड पॉइंट से r इधर और r इधर, तो टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा 2r। तो जो फोर्स बनेगा वो क्या हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर
1 and this is equation number 2. So just divide equation 1 by 2. 1 is divided by 2. We will get t से t कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन mg, इक्वेशन नंबर 3. सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन mg. अब जो r की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए ये वाला ट्राइंगल यूज किया जाएगा. सो दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो यहाँ से यदि हम साइन अल्फा कैलकुलेट करें तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा r अपॉन l, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ गया l इंटू साइन अल्फा. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r हेयर एंड ये जो k है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 4 mg, और r की जगह हम क्या रख देंगे l. साइन अल्फा r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. अब हमने प्रूफ क्या करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. तो क्यू स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड यदि हम शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 416 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू एल स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा और tan अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी था. तो फर्स्ट रिलेशन आ गया. इसके बाद क्या कह रहा है कि इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल सो दैट कि अल्फा इज इक्वल टू दिस. तो यदि अल्फा काफ़ी छोटा है, अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम है, तो उस केस में क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा. तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर और tan अल्फा की जगह अल्फा यहाँ पे हम रख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, और वी कैन राइट अल्फा क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट m g यहाँ पे था एक और, तो ये था mg l स्क्वायर, और वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर टू द पावर 1/3. सो दैट इज द फाइनल रिलेशन. इसके बाद यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें so our next topic is इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट, और वी कैन से फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो यदि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, उसके कारण किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट. दैट मीन्स यदि वहाँ पे हम Q नोट चार्ज रखें तो उस पर यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है. और इसी को हम जो है इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, Q नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोट. दैट मीन्स जो टेस्ट
जो क्यू नोट है वो हमारा टेस्ट चार्ज है और उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी। दैट मीन्स इज समथिंग लाइक दैट कि देयर इज ए स्क्वायर और उसके चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं क्यू। दिस इज डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसके सेंटर से एक डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। कुछ इस तरीके से हो सकता है। और दूसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा कुछ इस तरीके से, कोई सरफेस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके का, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस पॉसिबल है। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि हर एक चार्ज पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उसका जो वेक्टर सम होगा उससे हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। सो फर्स्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। Electric field due to a point charge. So if there is a point charge Q and there is a point P, इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। E is equal to, then what will you do? Just place a test charge Q naught here at point P and calculate the force by using Coulomb's law. तो F is equal to क्या आएगा? K Q into Q naught upon R square. So that's why according to this formula E is equal to F upon Q naught। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो क्या होगा? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। सो दैट्स वाई E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर इसी को हम E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये होगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यदि उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जस्ट यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर हमने ऐड करना होगा और जो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो होगी टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे यदि Q पॉजिटिव है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो आर कैप की जो डायरेक्शन है वो भी फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लिखा जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज द डायरेक्शन। और यदि Q नेगेटिव होता तो उस केस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स लगता टुवर्ड्स दिस चार्ज, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस चार्ज। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज में के कारण चार्ज की तरफ ही होगा। दैट मीन्स यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करना चाहें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लाइन ऑफ फोर्स से शो करना चाहें तो उसको कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। इफ there is a charge is positive, प्लस क्यों है तो बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। और यदि चार्ज नेगेटिव है तो उस केस में टुवर्ड्स द चार्ज, दैट मीन्स अंदर की तरफ होंगे माइनस Q। अब यहाँ पे जो
लाइन ऑफ फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यदि कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसका रीज़न क्या है कि यदि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। साथ ही में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा ही ओपन कर्व बनाती हैं, क्लोज कर्व नहीं बनाती। और यदि दो चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, दैट मीन्स देयर इज ए वन चार्ज प्लस क्यू एंड देयर इज ए अनदर चार्ज माइनस क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओ से जनरेट होंगी और माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरीके से। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है, there is a square A B C D जिसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस एंड प्लस क्यू, और जो साइड लेंथ है वो है A। So the question is calculate the electric field at the center of this square। तो इसका जो सेंटर होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा डायगोनल्स का, so that is O। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो इसके यदि ऐसी सिचुएशन है, दैट मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा डिस्क्रीट है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनके विद डायरेक्शन लिख के उनको वेक्टर सम मतलब ऐड कर लेंगे, या फिर इन जनरल कहें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो पॉइंट O है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, O से C की तरफ आएगा, और जो C के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी O से A की तरफ। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा क्योंकि जो डिस्टेंस है पॉइंट O की A से और C से वो सेम है। सो दैट्स वाई जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा O पे A और C के कारण वो क्या हो जाएगा, जीरो, सिंस AEA इज इक्वल टू EC कितना होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, देखिए जो साइड लेंथ है वो A है और जो डायगोनल लेंथ है वो हो जाएगी A√2, और जो ये सेंटर है वो इसके जस्ट हाफ में है, मिड पॉइंट है, सो डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा A/√2। दैट मीन्स पॉइंट A से O की डिस्टेंस A/√2 है और पॉइंट C से भी O की डिस्टेंस A/√2 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा A/√2 स्क्वायर, और वी कैन राइट K इंटू 2Q अपॉन A स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की अपोजिट है। सो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही यदि D पे जो चार्ज है उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें और B पे जो चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो ED इज इक्वल टू होगा EB, और ये भी आएगा हमारा K इंटू 2Q अपॉन A स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड इज सेम। अब इसके बाद यदि डायरेक्शन की बात करें तो प्लस क्यू से दूर की तरफ होगा, सो दैट्स वाई ये डायरेक्शन आ जाएगी ED की और ये डायरेक्शन आ जाएगी EB की। अब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, सो दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही ये डायरेक्शन था EA का और ये डायरेक्शन था EC का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, सो E नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा,
जीरो। तो दैट्स वाई सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो होगी। इसके बाद यदि इसको थोड़ा चेंज कर दें क्वेश्चन को, कि पॉइंट ए पे चार्ज प्लस क्यू है और डी पे भी प्लस क्यू है, लेकिन पॉइंट बी पे चार्ज है माइनस क्यू और पॉइंट सी पे भी चार्ज है माइनस क्यू। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर वो कितना होगा। तो देखिए उस केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाएगा। किसके कारण? सी के कारण। ए के कारण इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन सी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही डी के कारण ओ से बी की तरफ आएगा और बी पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण भी अलोंग ओ बी ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू के टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर होगा और ये किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग ओ सी। इस तरफ ऐसे ही यहाँ पे ई डी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू के टू क्यू अपॉन ए स्क्वायर होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग ओ बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन सेम है, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। सो नेट कितना हो जाएगा? ई डी प्लस ई बी हो जाएगा यहाँ पे, और ये ई ए प्लस ई सी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम एक्चुअली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ई ए प्लस ई सी होल स्क्वायर प्लस ई डी प्लस ई बी होल स्क्वायर। सिंस ये दोनों ऐड हो गए, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो गए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना है? 90 डिग्री। जैसे यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो वहाँ पे उनका जो रिजल्टेंट है वो हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर करके ऐड कर दें और उसका स्क्वायर रूट लेके रिजल्टेंट लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4k इंटू 4q अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे प्लस यहाँ पे भी k इंटू 4q अपॉन, और वी कैन राइट k इंटू 4 रूट 2 इंटू q अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तभी आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जो रिजल्टेंट है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं।